हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग हमारे डीएफसीसीएल का जूनियर एग्जीक्यूटिव का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए गाइस, जो आपकी पोस्ट कोड 31 है, पोस्ट कोड नंबर 31 जो आईटीआई बेस्ड जॉब है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 13 नवंबर 2018 को पूछा गया था, रिसेंट पेपर है डीएफसीसीएल का जूनियर एग्जीक्यूटिव का, वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपके 60 क्वेश्चन जो है वो टेक्निकल के थे और 60 क्वेश्चन जो थे नॉन टेक्निकल के थे। जो फर्स्ट 60 क्वेश्चन है टेक्निकल के, उसका हम लोग पार्ट 1 डिस्कस करने, जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चंस को आज के सेशन में डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए गाइस, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत जाती है क्वेश्चंस को समझने के लिए हिंदी में और इंग्लिश में, तो आज के सेशन में हम लोग 30 क्वेश्चन इसलिए हमने ये लेके आए 60 क्वेश्चन के बदले, कि मैं आपको अच्छी तरीके से उसको समझा सकूँ। आपको बता दूँ, जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो पोस्ट कोड 31 है, पोस्ट कोड नंबर 31, उसका डिटेल सिलेबस का PDF जो है ऑलरेडी हमने हमारे चैनल पे, दैट मीन्स टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करा दिया। और अगर आपको उसका डिटेल सेशन देखना होगा तो आप जाके देख सकते हैं, इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देता हूँ। और ये एक 1074 पोस्ट के लिए एक कंप्लीट जीआई जीके रीजनिंग के जो क्वेश्चन डीएफसीसीएल ने पूछे गए, उसी पैटर्न पे आधारित हमने एक सेशन ऑलरेडी अपलोड करा दिया हमारे चैनल नॉन टेक्निकल चैनल कोच-ए5 पे। और साथ साथ बता दो, अगर आपके इसके 60 क्वेश्चन के जो नॉन टेक्निकल की सीरीज़ अगर आपको फॉलो करनी होगी, तो ये जो 24 क्वेश्चन की हमने सीरीज़ शुरू की, हालांकि एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल और एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए भी कॉमन ही है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सेशन नंबर 3 पे जो है इंडियन रेलवे हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से हमने सेशंस आपके लिए ऑलरेडी फ्रेम अप कर चुके हैं। ये सारे सेशन आपको जाके देखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, और ये सेशन आपको जाके देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। 60 क्वेश्चन जो आपके 120 क्वेश्चंस में से जो नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हाफ वेटेज है आपके इसके लिए। तो ये बात ध्यान में रखना होगा कि जिस तरीके से आप टेक्निकल को प्रिपेयर करें, उस तरीके से नॉन टेक्निकल को भी प्रिपेयर करिए, सो दैट आप इस 120 क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग जो प्रीवियसली क्वेश्चंस पूछे गए तो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन फिर। According to the Faraday's law, the voltage V induced in the coil with a N turns and a magnetic flux phi is। Faraday's law हमें क्या बताता है गाइस, कि एक जो कॉइल है, मान लो कॉइल क्या है, एक हमारा कॉपर कॉइल है, ठीक है, जिसमें वायर हमने ट्विस्ट कर दिया तो वो हो गया हमारा कॉइल। ये हम लोग इसको क्या कहते हैं, कॉइल, ठीक है। जो वोल्टेज V इंड्यूस होता है इसके में, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, और उसका मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट मीन्स फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज V इंड्यूस होता है इस कॉइल के अंदर विथ n नंबर ऑफ टर्न्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसमें से फ्लाई फ्लक्सेस है वो कितना होता है, तो वो रहता है हमारा V = N d∅dt। ध्यान में रखिएगा। और ये क्या है हमारा फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या होता है, -N d∅dt। दैट मीन्स होता है कि, और माइनस हम लोग साइन यहाँ पे क्यों लगाते काफ़ी बार, ये सिर्फ हम लोग d∅dt, ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। बट मैं बता दूँ, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बताता है कि जो मैग्नीट्यूड रहता है हमारे वोल्टेज इंड्यूस का कॉइल में, वो बराबर रहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये d∅dt हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स का हम लोग किससे मेजर करते हैं, फाई, वेबर में हम लोग जिसका यूनिट रहता है, ठीक है। ये जो फ्लक्स रहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो जो फ्लक्स लिंकेज हो रहे इस कॉइल के साथ में, वही हमारा प्रोडक्ट रहता है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स एसोसिएटेड विद दैट कॉइल। तो हम लोग इसके लिए यहाँ पे जो माइनस साइन हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, वो रहता है हमारा ड्यू टू लेंजेस लॉ, क्योंकि वो बताता है कि जो अपोज करता है चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स के द्वारा, उसी को हम लोग कहते हैं लेंजेस लॉ का लॉ। हम लोग उसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, तो ध्यान में रखिएगा। अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ, द वोल्टेज V इंड्यूस इन द कॉइल विथ N टर्न्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स phi इज V = N d∅dt। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। आप टेंशन मत लीजिएगा गाइस, काफ़ी डिटेल में और जिस तरीके से आपको इजी टू अंडरस्टैंडिंग वाली लैंग्वेज रहेगी, स्पेसिफिकली ITI स्टूडेंट्स के लिए बात करो, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में उसका रिजोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इन द सर्किट शोन इन द फिगर फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द 8 ohms रेजिस्टेंस। इसमें से जो 8 ohms का रेजिस्टेंस है, इसमें से करंट, ये जो करंट फ्लो हो रहा है I, ये हमें फाइंड आउट करना है गाइस, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस नोड पे, ये जो नोड हो गया हमारा, इस पे हम लोग इसको अज्यूम कर लेते हैं V, और ये हो गया हमारा ग्राउंड नोड, ठीक है। इस पे आपको पता होना चाहिए कि जो करंट रहेगा अक्रॉस 8 वोल्ट का, वो क्या रहेगा, वोल्टेज V, दैट मीन्स I को अगर हम लोग निकालते, सप्लाई वोल्टेज पता होना चाहिए, ये जो हमने अज्यूम किया यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 8 ohms का, ठीक है। तभी तो जाके हम लोग इसका करंट फाइंड आउट करेंगे गाइस, ठीक है। तो हम लोग इस नोड पे KCL लगा देते हैं। KCL लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमने सप्लाई नोड, एक हमने नोड अज्यूम कर लिया V। KCL लगाने के बाद हम लोग यहाँ पे मैं मेंशन कर देता कि अगर हम लोग यहाँ पे KCL लगाते तो क्या हो जाएगा, V - 5, ये जो 5 वोल्ट का सोर्स है, अपॉन 2, इसके अक्रॉस का रेजिस्टेंस कितना है, 2 ohms, प्लस V, ये नोड वोल्टेज V अपॉन V + 3 अपॉन 4, प्लस देखिए V प्लस ये 3 वोल्ट, ठीक है,
हमने यहाँ पे पॉजिटिव साइन यहाँ पे जो प्लस माइनस था, ठीक है 5 वोल्ट का, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस कंसिडर किया, डिक्रीजिंग वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो ये वोल्टेज है कि कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है माइनस प्लस में, इसलिए हमने यहाँ पे +3/4 हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे एंड में क्या आएगा V, अब इसके अक्रॉस को 0 वोल्टेज है तो हम लोग -0 भी करते उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग V बाय हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें आएगा 8 ओम्स का वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं, देखिए इसका आप लोग एलसीएम ले सकते हो, ठीक है। एलसीएम कैसे लेना है, ठीक है, इसका हाईएस्ट वैल्यू कितना है 8, हालांकि मैंने जो सिंप्लीफिकेशन वाला सेशन है इसमें हमने डिस्कस कर दिया था, देखिए 8 एलसीएम ले लिया, तो अगर हम यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में क्या था 2, तो 8 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते तो हमारा आ जाएगा 4V - 5 प्लस 8 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते तो 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस टर्म को, V + 3 प्लस यहाँ पे V आ जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर ये जो 8 है हम लोग इसको 0 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जो ये 8 है यहाँ पे हम लोग इस टर्म को मल्टीप्लाई करते तो हालांकि ये 0 हो जाता है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, ठीक है, 4V हो जाएगा, ये 4 से और 5 को मल्टीप्लाई, ठीक है, -20 प्लस 2V, ठीक है, और 2 × 3 2V हो गया हमारा, प्लस 6 प्लस V इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस तरीके से 4V + 2V + 6 + V इक्वल्स टू 0, तो हमारा जो V का वैल्यू आता है आप इसको फर्दर सॉल्व करिएगा, 14/7 जो आता है हमारा 2 वोल्ट, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमने नोड वोल्टेज कंसिडर कर लिया था वो आ गया हमारा 2 वोल्ट, इस नोड पे जो वोल्टेज है वो हमारा 2 वोल्ट है। और आपको पता होगा यहाँ पे हमने करंट फाइंड आउट कर दिया था, हम लोग कलर चेंज कर देते सो दैट आपको समझ में आ जाएगा। देखिए करंट क्या हो जाएगा हमारा, वो वोल्टेज कितना आया हमारे पास 2 वोल्ट, और हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना था, इस रेजिस्टेंस में से हमें करंट फाइंड आउट करना था, वो है हमारा 8, तो हमारा 1/4, दैट मीन्स 1/4 का वैल्यू कितना था 0.25, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। दैट मीन्स ये जो करंट फ्लो हो रहा है आए इस ब्रांच में से, इस 8 ओम्स के रेजिस्टेंस में से, वो है हमारा 0.25 एम्पियर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। वेन यू अप्लाई किरचॉफ्स करंट लॉ, देखिए 2 लॉ होते हैं, आपको बेसिक्स लॉ पता है, एक तो किरचॉफ्स करंट लॉ होता है और दूसरा होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ गाइस, ठीक है। तो हम लोग जब किरचॉफ्स करंट लॉ लगाते हैं इस फॉलोइंग नोड पे, इस नोड पे अगर हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ लगाते हैं तो हमारा करंट का जो रिलेशन है वो किस तरीके से आएगा। देखिए मैं समझा देता हूँ। किरचॉफ्स करंट लॉ हमें बताता है जो सम ऑफ इनकमिंग करंट जो रहते हैं हमारे, इनकमिंग करंट हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, ठीक है। इनकमिंग करंट मतलब आप यहाँ पे देखिएगा एरो से यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा है, ये जो I5 जा रहा है ये हमारा आउटगोइंग है इस नोड से, ठीक है। I4 जो है वो हमारा इनकमिंग है, I3 जो है वो इस नोड की तरफ आ रहा है, ठीक है। I4 जो है जो इस नोड को छोड़ के जा रहा है, I1 जो है इस नोड की तरफ आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, सम ऑफ इनकमिंग करंट, इस नोड पे करंट कितने कौन से इनकमिंग आ रहे हैं, कौन से करंट की जो धारा है वो इस नोड पे आ रही है, ठीक है, वो है हमारा I1, ठीक है, प्लस हम लोग इसको कंसिडर करते हैं I3 भी यहाँ पे आ रहा है ये करंट, ठीक है, मैं आपको हाईलाइट करके ये हो गया ये करंट, प्लस हमारा ये I4 करंट भी यहाँ पे आ रहा है, प्लस I4 ये करंट आ रहा है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जो इस नोड को छोड़ के जा रहा है, ठीक है, ये करंट हो गया हमारा I5 प्लस ये I2 हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स आपने यहाँ पे डिफाइन कर लिया I1, तो हम लोग इस टर्म्स को यहाँ पे लेके जाते हैं I1 - I2 प्लस I3 प्लस I4, और ये माइनस हो जाएगा -I5 विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन 4 जो है ये करेक्ट आ जाएगा। दैट मीन्स जो हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ जो हमने इस नोड पे लगाया है वो आ जाएगा हमारा I1 - I2 प्लस I3 प्लस I4 - I5, जो भी सम ऑफ इनकमिंग करंट है, ठीक है। जैसे मान लो ये कि हमारा नोड हो गया गाइस, ये हमारे ब्रांचेस हो गए इसके अलग अलग, ठीक है। अब इसमें मान लो ये हमारा इनकमिंग का रूट हो गया, ये हमारा आउटगोइंग हो गया, ये इनकमिंग, ठीक है, ये भी हमारा इनकमिंग है, ये आउटगोइंग हो गया हमारा, ठीक है, इस तरीके से। तो जो आउटगोइंग है हमारे 2, जो करंट छोड़ के जा रहे हैं इक्वल्स टू होता है जो करंट उसको सम अप हो रहे हैं, तो ध्यान में रखिएगा ये होता है हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ। इसी के अकॉर्डिंग हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी होता है, हम लोग आने वाले सेशन में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से देखिए पेपर को एनालाइज करना इसलिए आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि DFCCL ने जो ITI बेस्ड का जो ये था, ठीक है, उन्होंने स्ट्रिक्टली यहाँ पे ITI बेस्ड का ही एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, उसके अकॉर्डिंग आप पेपर का लेवल देख सकते हो और इसके अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन जारी रख सकते हो, ठीक है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ L1 and L2 आर द टू इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल 1 and coil 2, then the total inductance of the magnetic circuit will be represented as dash। देखिए ये L1 है और ये L2 है, ठीक है, ये हमारे दो कॉइल, ओके,
जैसे यहाँ पे कॉइल से यहाँ पे मार्क करके रखे। कॉइल मतलब क्या होता है, एक हमने अपने कॉपर का कंडक्टर ले लिया, वायर ले लिया, इसको हमने ट्विस्ट कर दिया n नंबर ऑफ टर्न्स तक, तो ये बन जाएगा हमारा कॉइल। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हमने कॉइल मेंशन कर करके, और यहाँ पे डॉट मार्किंग रहती है, पोलैरिटी मार्किंग जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, म्यूचुअली एडिंग है या फिर म्यूचुअली अपोजिंग है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ता है गाइस, क्योंकि इससे ही हमारा जो इक्वेशन मिलता है एल इक्विवेलेंट का हमारा सेटअप होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि इसका टोटल इंडक्टेंस कितना हो जाएगा मैग्नेटिक सर्किट का। ठीक है, ये आपको एग्जामिनेशन में पूछा है। ठीक है, तो फिर वो हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस ट्वाइस ऑफ M। ठीक है, जब हमारे इंडक्टर सीरीज में कनेक्ट रहते हैं तब उसकी मैग्नेटिक फील्ड लिंक होते हैं एक दूसरे के साथ में, और उसका जो इफेक्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस रहता है वो एक तो हमारा बढ़ता है या फिर हमारा डिक्रीज होता है। जिस तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ, म्यूचुअली एडिंग रहता है हमारा गाइस। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉइल 1 और ये हो गया हमारा कॉइल 2। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डॉट मार्किंग इस तरीके से लगा दिया। ठीक है, इसका इक्वेशन अगर हम लोग एल इक्विवेलेंट निकालते हैं तो वो हो जाता है हमारा L1 प्लस L2 प्लस ट्वाइस ऑफ M, जिसका इस तरीके से हमारा ये कंडीशन था। ठीक है, और अगर हमारा म्यूचुअल अपोजिंग रहता है, म्यूचुअल अपोजिंग कुछ इस तरीके से रहेगा, ये हमारा फर्स्ट कॉइल हो गया, ये सेकंड कॉइल, ये जो डॉट मार्किंग में मेंशन करके रहा है वो ध्यान में रखिएगा, ये हो गया हमारा म्यूचुअली अपोजिंग। ठीक है, ये होगा इसका बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस। इन म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब क्या होता है कि इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी, इसका इस कॉइल पे होने वाला असर। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंसेस। ठीक है, तो ये डॉट मार्किंग के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, जो मैंने यहाँ पे डॉट मेंशन करके रखे। ठीक है, ये हमारे इसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। ठीक है, काफ़ी बेसिक से चीज़ें समझाने की कोशिश करो, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो इसका एल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा L1 प्लस L2 माइनस ट्वाइस ऑफ M। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये दो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके डिपेंडेंट आपको न्यूमेरिकल में एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। आपको सीधे सीधे देते हैं सीरीज एडिंग है फिर सीरीज अपोजिंग है। ये हो गया हमारा सीरीज अपोजिंग का और ये सीरीज हो गया एडिंग का। ठीक है, ये दोनों भी इक्वेशंस आपको ध्यान में रखने होंगे, उसी बेस पे आपको ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। डिटरमाइन द पावर P4 सप्लाइड और एब्सॉर्ब्ड बाय द करंट सोर्स फॉर द फॉलोइंग सर्किट। यहाँ पे हमें एक सर्किट दिया गया है और ये हमारा P4 है। ठीक है, ये जो हमें पावर P4 निकालना है, इसमें P4 का वैल्यू निकालना है, ये सप्लाई किया गया या फिर एब्सॉर्ब किया गया इस करंट सोर्स के द्वारा, ये आपको हमें पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क के किस तरीके से, दैट मीन्स करंट सोर्स है, डिपेंडेंट है। ठीक है, करंट सोर्स है और ये किस पे डिपेंडेंट है, ये यहाँ इसमें से जो I5 का करंट फ्लो रहा है, ठीक है, 5 एम्पियर्स का करंट फ्लो रहा है, इसके डिपेंडेंट है हमारा करंट सोर्स है। आपको पता है होगा 4 टाइप के सोर्सेज रहते हैं, एक तो पहले तो डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, दूसरा तो इंडिपेंडेंट रहता है। इंडिपेंडेंट सोर्सेज दैट मीन्स एक तो वोल्टेज सोर्स है फिर करंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्सेज में हमारे पास में चार टाइप के सोर्सेज आते हैं। पहला रहता है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। ठीक है, करंट सोर्स हम लोग लिख सकते हैं करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। इस तरीके से 4 हमारे डिपेंडेंट सोर्सेस रहते हैं। ठीक है, आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा गाइस कि आप हमारे जो एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की सीरीज़ है वो उसको भी फॉलो करिएगा। कुछ जो चैप्टर्स आपको मैंने सिलेबस तो दे ही दिया, उसके अकॉर्डिंग आप मैच करिएगा। जो क्वेश्चंस आपको जो आपका सिमिलर टॉपिक है वो आप देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, वहाँ पर भी मैं आपको पढ़ाते रहता हूँ। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से लेवल उन्होंने ITI बेस के लिए इस टाइप के 2018 में पूछा था, उसके अकॉर्डिंग आपको सारी कॉम्प्रहेंसिव प्रिपेयर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक सर्किट है, तो हम लोग इस सर्किट से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो 0.2I का जो ये हमारा डिपेंडेंट करंट सोर्स है। ठीक है, जिसका वोल्टेज है इसके अक्रॉस में हमारा 8 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 8 वोल्ट का सोर्स यहाँ पे भी कॉमन है, क्योंकि ये 8 वोल्ट यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पैरेलल जो P3 ब्रांच है इसके अक्रॉस भी है। तो हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, P4 क्या हो जाएगा हमारा 0.2। ठीक है, 0.2I1 इंटू हम लोग क्या करेंगे, ठीक है 8। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा टोटल। ठीक है, ये टोटल हो गया हमारा वाट। ठीक है, तो I जो है हमारा 5 एम्पियर्स का, अगर हम लोग यहाँ पे 5 कंसिडर कर लेते 0.2 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाई 8। ठीक है, 0.5 देखिए क्या होता है 0.2 इंटू 5 इंटू 8 क्या हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो 1 इंटू 8 विल बी 8 वाट। ठीक है, तो ये 8 वाट का पावर जो है हमारा सप्लाई कर रहा है। ठीक है, देखिए ठीक है, तो अगर हम लोग इससे साइन कन्वेंशन देखते थे, ये प्लस माइनस हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे जो करंट सोर्स है ये हमारा कुछ इस तरीके से हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या करे, सप्लाई कर रहा है, नॉट एब्सॉर्ब। तो ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये हो गया हमारा पावर 8 वाट का पावर है हमारा सप्लाई कर रहा है। ठीक है, और अगर हमारा करंट कुछ इस तरीके से रहता था, दैट मीन्स पावर करंट जो ड्रॉ कर रहा है तो हमारा पावर एब्सॉर्ब रहता है। ठीक है, ध्यान में रखिए, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। द मंथली रीडिंग्स ऑफ अ कंज्यूमर्स मीटर आर एज फॉलोज। मंथली रीडिंग जो है हमारे कंज्यूमर के मीटर की कुछ इस तरीके से, जहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम डिमांड गिवन है 50 किलोवाट का, एनर्जी कंज्यूमर 36,000 किलोवाट आ रहा है, ठीक है। रिएक्टिव एनर्जी हमारे पास 24,000 kVAR, आपको पता होगा रिएक्टिव एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, kVAR, ठीक है। इसमें हमें क्या पूछा गया, एवरेज लोड पूछा गया और एवरेज रिएक्टिव पावर कितना हो जाएगा। आपको पता होगा गाइस कि एनर्जी कंज्यूम क्या होता है, पावर इंटू टाइम, E इज इक्वल टू P इंटू टाइम होता है, ठीक है। T क्या हो गया हमारा, टाइम इन आवर, ठीक है। तो रिएक्टिव एनर्जी क्या होता है, ER क्या होता है, वो हमारा Q इंटू टाइम, ठीक है, Q इंटू टाइम, ठीक है। Q क्या हो गया हमारा, रिएक्टिव पावर इन kVAR मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो हमारा जो मंथली ये है एनर्जी है, मैक्सिमम डिमांड है, वो हमारा 50 किलोवाट, ठीक है। और मंथली ई का जो वैल्यू है हमारा, एनर्जी का वैल्यू है 36,000 किलोवाट। अब देखिए किलोवाट आवर का वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो और मंथली ER का है, रिएक्टिव एनर्जी का वैल्यू कितना है, 24,000 kVAR, ठीक है। तो जो एवरेज लोड है हम लोग कुछ इस तरीके से निकाल पाएंगे, P इज इक्वल टू E अपॉन टाइम, ठीक है। पावर हम लोग निकाल पा रहे सिर्फ वैट्स में, ठीक है। E कितना है हमारे पास 36,000 अपॉन, हम लोग क्या करेंगे 30 मल्टीप्लाइड बाय हम लोग 24 करेंगे, क्योंकि एक महीने में कितने दिन रहते हैं, 30 दिन हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। और हमारे कितने घंटे रहते हैं, 24 और एक दिन में, ठीक है, 24 आवर रहते हैं एक इसमें, तो इसलिए हम लोग 30 × 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो P का जो वैल्यू आता है वो आता है हमारा 50 किलोवाट। 1 किलोवाट मतलब पता होगा 1000 वाट होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो एवरेज रिएक्टिव पावर कितना हो जाएगा, अभी हमारे पास में 50 किलोवाट तो आ गया, तो हम लोग डायरेक्टली ऑप्शन डी मार्क कर सकते हैं, बट मैं रिएक्टिव पावर कैलकुलेट करके बता दूँ। रिएक्टिव पावर क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, टोटल kVAR कितने हैं हमारे पास में 24,000 kVAR है हमारे पास, डिवाइड बाय अगर हम लोग उसके टाइम से करते हैं 30 × 24, ठीक है। 24 से 24 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 1000 यहाँ पे आ जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय अगर हम लोग 33 करते थे यहाँ पे 33.3 kVAR इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। 33.3 kVAR वैल्यू आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पे पूछा था, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। डिटरमाइन द फंडामेंटल पीरियड ऑफ द सिग्नल। सिग्नल एंड सिस्टम्स का एक यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। फंडामेंटल पीरियड पूछा गया है, जब हमारे पास में वैल्यू गिवन है x ऑफ t इज इक्वल टू cos ऑफ 2t प्लस π/4, ठीक है। तो फंडामेंटल पीरियड हमें पूछा गया, ओके। तो ध्यान में रखिएगा, एक सिग्नल जो है हमारा x ऑफ t, हम लोग उसको पीरियडिक कहते हैं जब उसका पीरियड रहता है t। अगर हमारा x ऑफ t प्लस माइनस कैपिटल T इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी रहता है तब, ठीक है। और जो टाइम पीरियड रहता है सिग्नल के लिए, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ a cos ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, वो रहता है हमारा t इज इक्वल टू ट्वाइस π/ω, ओके। तो हम लोग देखिए x ऑफ t हम लोग मेंशन करेंगे, x ऑफ t कितना है हमारे पास में cos ऑफ 2t प्लस π/4, ठीक है। जो टाइम पीरियड है सिग्नल जो फॉर्म है हमारा, देखिए ये हमने t इज इक्वल टू 2 π/ω इस तरीके से लिख लिया, बट ये जो फॉर्म है इसका हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है। एक आई हैव टू चेंज द कलर। जो टाइम पीरियड है फॉर अ सिग्नल वो रहता है कुछ इस तरीके से फॉर्म में, a cos ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग ओमेगा का वैल्यू निकाल सकते हैं, ओमेगा हो जाएगा, देखिए इस कंपेयर करते हैं तो ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। ओमेगा विल बी 2, तो हमारे पास ओमेगा का वैल्यू गिवन है 2, तो हम लोग टाइम पीरियड को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो t विल बी इक्वल टू ट्वाइस पाई अपॉन ओमेगा का वैल्यू कितना है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और टाइम पीरियड हम लोग किस में मेजर करते हैं, सेकंड्स में, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा पाई सेकंड्स, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का इस, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जो हमारा टाइम पीरियड रहता है सिग्नल का वो हमारा कुछ इस फॉर्म में रहता है, a cos ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये फॉर्म आपको ध्यान में रखना होगा, इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। देखते हैं भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, इफ x ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी, ठीक है। अगर हमारा x ऑफ टी माइनस टी है एक्स ऑफ टी के बराबर, और x ऑफ माइनस एन है वो है हमारा x ऑफ n के बराबर, तो हमारा सिग्नल x ऑफ t और x ऑफ ब्रैकेट n उसको हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं इवन सिग्नल गाइस, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए इवन सिग्नल हमारा क्या रहता है, ठीक है, कोई भी सिग्नल एक x ऑफ t सिग्नल है, इसको हम लोग कहते हैं इवन सिग्नल। कब रहता है, जब वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। देखिए उसके लिए इवन सिग्नल के लिए कंडीशन रहती है
एक्स ऑफ माइनस टी, जब वो रहता है एक्स ऑफ माइनस टी एक्स ऑफ टी के बराबर हो जाता है। ये कंडीशन अगर उसने फुलफिल कर ली तो वो हो गया हमारा इवन सिग्नल, ठीक है। और एक्स ऑफ माइनस एन है, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ एन होता है, तो भी हम लोग उसको हम देखिए ये हो गया हमारा कंटिन्यूस टाइम में, एक हो गया हमारा कंटिन्यूस टाइम और ये हो गया हमारा डिस्क्रीट में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ये एक सिग्नल जब हमारा इवन सिग्नल रहता है, दैट मीन्स जब हमारा एक्स ऑफ माइनस टी एक्स ऑफ टी के बराबर रहता है कंटिन्यूस टाइम में, तो वो उस सिग्नल को हम लोग कहते हैं इवन सिग्नल। जब एक्स ऑफ एन रहता है डिस्क्रीट सिग्नल्स में, तब वो एक्स ऑफ एन के बराबर रहता है, तो भी हम लोग उसको इवन सिग्नल कहते हैं डिस्क्रिप्ट टाइम फॉर्मेट में, ठीक है। एक एग्जाम्पल बता देता हूँ इवन सिग्नल का, कुछ इस तरीके से रह सकता है हमारा इवन सिग्नल, ठीक है। ये इवन सिग्नल दिख रहा है, या हमारा हो गया एक्स ऑफ टी, ठीक है, और ये हो गया हमारा टाइम, ठीक है, ये हो गया हमारा इवन सिग्नल। कुछ इस तरीके से हम लोग इवन सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मैं आपको ऑड सिग्नल का भी यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। ऑड सिग्नल के लिए कुछ कंडीशन इस तरीके से आती है, देखिए जब हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऑड सिग्नल के लिए, जब हमारा एक्स ऑफ माइनस टी बराबर रहता है एक्स ऑफ टी के बराबर, ठीक है, कंटिन्यूस टाइम के लिए, और एक्स ऑफ माइनस एन माइनस टी रहता है यहाँ पे, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, एक्स ऑफ माइनस टी बराबर रहा क्या रहता है माइनस एक्स ऑफ टी के बराबर, ये कंटिन्यूस टाइम के लिए हो गया, और एक्स ऑफ माइनस एन विल बी इक्वल्स टू माइनस एक्स ऑफ एन, ठीक है, ये डिस्क्रीट टाइम के लिए हो गया। देखिए यहाँ पे माइनस का देखिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये ऑड कब रहता है, जब एक्स ऑफ माइनस टी विल बी इक्वल्स टू माइनस एक्स ऑफ टी रहता है, ठीक है, और एक्स ऑफ माइनस एन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में एक्स ऑफ माइनस एक्स ऑफ एन रहता है, तब हमारा रहता है यहाँ पे ऑड। दोनों भी डिफरेंस आप ध्यान में रखिएगा। जब हमारा एक्स ऑफ टी, ये हमारा इवन सिग्नल हम लोग किस तरीके से कह पाएंगे, जब हमारा एक्स ऑफ माइनस टी बराबर हो जाएगा एक्स ऑफ टी के बराबर, यहाँ पे माइनस एन हट जाएगा, और एक्स ऑफ माइनस एन, ठीक है, माइनस एन है हमारा, माइनस एन बराबर हो जाएगा एक्स ऑफ एन, तब इसको हम लोग कहेंगे इवन सिग्नल। और ऑड सिग्नल कब, जब यहाँ पे माइनस प्रेजेंट होने के बाद भी ये माइनस हमारे कंप्लीट टर्म को लग के आ रहा है, तो हो जाएगा हमारा ऑड सिग्नल। दोनों भी चीज़ें ध्यान में रखने की। ऑड सिग्नल हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहे तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा ऑड सिग्नल, या फिर हम लोग कुछ इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, ये हो गया हमारा ऑड सिग्नल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। एक ऑड सिग्नल क्या होता है गाइस, ये एंटी सिमेट्रिकल होता है अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, ये वर्टिकल एक्सिस के एंटी सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। जैसे सिमेट्रिकल दिख रहा है कि आपको, नहीं, जिस तरीके से हम लोग इस वर्टिकल एक्सिस के अक्रॉस में ये सिमेट्रिकल दिख रहा है, जिस तरीके से पोर्शन यहाँ पे है, इसका मिरर इमेज रिफ्लेक्शन इमेज यहाँ पे आप सब देख सकते हो, ये सेम आ रहा है, इसी को हम लोग कहेंगे इवन सिग्नल। बट इस वर्टिकल एक्सिस में जिस तरीके से यहाँ पे आप ये ट्रायंगल देख रहे हो, ठीक है, ये जो सिग्नल फॉर्म हुआ है, ये वर्टिकल एक्सिस के यहाँ पे आप दिख रहा है क्या, नहीं, ये नहीं दिख रहा है गाइस यहाँ पे, इसीलिए हम लोग इसको ऑड सिग्नल कहते हैं। और इवन सिग्नल ये हमारा टाइम रिवर्स सिग्नल होता है, ठीक है, और ये सिमेट्रिकल रहता है हमारे वर्टिकल एक्सिस के, इट इज़ सिमेट्रिकल। ये ऐसा आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन 100% पूछे जाने के चांसेस है, इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा कि एक सिग्नल जब हमारा वर्टिकल एक्सिस के अक्रॉस असिमेट्रिकल रहता है, एंटी सिमेट्रिकल रहता है, तो हमारा वो ऑड सिग्नल रहता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने ट्राई किया कि आपको अच्छी तरीके से इसकी बाकी भी पॉसिबिलिटी जो इस साल पूछे जाने के चांसेस है वो आपको बता दूँ। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चार्ज्ड ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम डिमांड ऑफ द कंज्यूमर देन द यूनिट कंज्यूमर इट इज़ कॉल्ड इज, ठीक है। जब हमारा रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज वो होता है हमारे बेसिस ऑफ मैक्सिमम डिमांड। देखिए जो सिस्टम पे मैक्सिमम डिमांड होती है, ठीक है, एक मान लो इंडस्ट्री यहाँ पे, ठीक है, एक इंडस्ट्री है, इसका मैक्सिमम डिमांड कुछ होगा, ठीक है, और उसका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है वो उसके मैक्सिमम डिमांड पे आ रहा है गाइस। आपने घर पे देखा होगा कि आपका जो बिल जनरेट होता है आपके घर पे, ठीक है, आपके घर पे जो बिजली का बिल आता है वो किसके बेसिस पे रहता है, आपका ब्लॉक रेट टैरिफ हम लोग जिसको कह सकते हैं, ठीक है, कि होता क्या है कि आपको जो यूनिट आप जितने कंज्यूम करते हो इसके स्लैब्स बनाई जाती है। जैसे आप लोग 0 से 100 यूनिट तक कंज्यूम करते हो तो आपको मान लो 3 रुपीज़ पर यूनिट आ रहा है, ठीक है। अगर हम लोग 100 से 300 यूनिट के
बियॉन्ड अगर हम लोग जाते हैं फिर उसके बीच में हम लोग यूनिट कंज्यूम करते तो 5 रुपीज़ आता है, उसके अगर हम लोग बियॉन्ड जाते तो 300 से लेके 301 से लेके अगर हम लोग मान लो 500 यूनिट तक कंज्यूम करते हैं महीने का, तो हमारे पास 6 रुपये या फिर 7 रुपये यूनिट, इस तरीके से वो वैरी होता है। ठीक है, मैंने जस्ट एग्जाम्पल बताया। तो ये हमारे यूनिट कंज्यूम के अकॉर्डिंग हमें बिल आता है। उसी तरीके से इस इंडस्ट्री को मैक्सिमम डिमांड के अगर अकॉर्डिंगली उनको बिल चार्ज किया जा रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं 2 पार्ट टैरिफ। ठीक है गैस, ध्यान में रखिएगा, 2 पार्ट टैरिफ हम लोग इसको कहते हैं। 2 पार्ट टैरिफ जो है अप्लीकेबल किया जाता है हमारे मोस्टली इंडस्ट्रियल के, जिसमें मैक्सिमम डिमांड हम लोग चार्ज करते हैं। तो इसका टोटल चार्ज किस तरीके से रहता है उसका आपको फॉर्मूला भी एग्जामिनेशन में पूछे जाने का चांसेस रह सकता है। रुपीज़ B इंटू किलोवाट, ठीक है, प्लस C इंटू किलो वाट आवर। ठीक है, B क्या हो गया गाइस इस केस में, B हो गया हमारा टोटल, B हो गया हमारा चार्ज पर किलोवाट ऑफ मैक्सिमम डिमांड, चार्ज पर किलोवाट ऑफ मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, और ये जो C हो गया हमारा, ठीक है, C इंटू किलोवाट, और यहाँ पे C है। ठीक है, ये जो C जो हो गया, आई लाइक टू हाईलाइट दिस, मैं हाईलाइट कर देता हूँ उसके। ठीक है, C इंटू किलोवाट आवर, ये हो गया हमारा चार्ज पर किलोवाट आवर ऑफ मैक्सिमम डिमांड। तो ये बात ध्यान में रखने की। सिंपल टैरिफ में क्या होता है, जिस तरीके से कि सिंपल फ्लैट टैरिफ है, आपको एक यूनिट है उसके अकॉर्डिंग आपका पर्टिकुलर आपका जो बिल आता रहेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि 2 पार्ट टैरिफ ये हम लोग इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को चार्ज करते हैं। ऑप्शन C इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस, आई होप आपको अभी तक के जो सारे क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहे होंगे। कोई भी दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा गाइस। लीनियर टाइम इन्वायरेंट सिस्टम मस्ट सेटिस्फाई। देखिए टाइप ऑफ सिस्टम क्या होती है, एक लीनियर टाइम इन्वायरेंट सिस्टम है। ठीक है, उसने कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, उसने करनी चाहिए एडिटिविटी, होमोजेनिटी, सिमेट्री एंड टाइम डिपेंडेंट कांस्टेंट की जो प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। दैट मीन्स जब हमारी सिस्टम जो है सेटिस्फाई करती है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसमें हमारे पास में एडिटिविटी रहती है, होमोजेनिटी रहती है और हमारे टाइम डिपेंडेंट कांस्टेंट्स रहते हैं, और उस केस को हम लोग कहते हैं, उसको उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं लीनियर, और उसको हम लोग, या फिर अगर हम लोग ये सारी चीज़ें सेटिस्फाई कर रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं लीनियर, अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन लीनियर प्रॉपर्टी। ठीक है, देखिए एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या आता है, जब x1 ऑफ t रहता है हमारा y1 ऑफ t के बराबर, और x2 ऑफ t बराबर रहता है y2 ऑफ t के बराबर, ये हो गया हमारा एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग x1 ऑफ t करते हैं प्लस x2 ऑफ t करते हैं तो हो जाएगा हमारा y1 ऑफ t प्लस y2 ऑफ t, ये हो जाएगा हमारा, इसको हम कहते एडिटिव प्रॉपर्टी। और होमोजेनिटी प्रॉपर्टी भी रहती है इस तरीके से, और टाइम इनवेरिएंस भी रहता है। अब टाइम इनवेरिएंस मतलब क्या होता है, दैट मीन्स जब हमारी सिस्टम, जब हम लोग एक इनपुट लगाते हैं, ठीक है, टाइम इनवेरिएंट मतलब क्या है मैं समझा देता हूँ। जब आप कोई भी सिस्टम को एक इनपुट दे रहे हो, ठीक है, तो उसका जो आउटपुट है, ठीक है, तो वो हमारा सेम ही रह रहा है, सिर्फ उसमें टाइम का डिले आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग उसके टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन C इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इकोनॉमिक साइज ऑफ अ कंडक्टर इज डिटरमाइंड बाय। देखिए जो हमारे कंडक्टर हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है, उसका इकोनॉमिक साइज जो है किस पे डिपेंड करता है, वो रहता है हमारे बाय केल्विन्स लॉ। ऑप्शन D इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। केल्विन्स लॉ ही हमारा इकोनॉमिक साइज ऑफ कंडक्टर हमारा डिटरमाइन करता है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो, देखिए इस तरीके से ग्राफ रहता है गाइस, ये हो गया हमारा कंडक्टर एरिया, ओके, ये हो गया हमारा एनुअल कॉस्ट, ओके, इस तरीके से इसका ग्राफ होता है। ये होता है हमारा टोटल एनुअल कॉस्ट, ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरीके से ग्राफ जाता है। ये होता है हमारा एनुअल एनर्जी लॉस, ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से होता है हमारा, ये हमारा एनुअल एनर्जी कंडक्टर का कॉस्ट, ठीक है, और कुछ इस तरीके से इसका ऑप्टिमम हमारा ये ग्राफ बनता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस पॉइंट पे, ये होगा इकोनॉमिक साइज ऑफ कंडक्टर, दैट मीन्स टोटल एनुअल कॉस्ट, कंडक्टर की कॉस्ट और जो लॉसेस हो रहे हैं हमारे इसमें सिस्टम में, उसको सब बैलेंस कराते हुए हम लोग इकोनॉमिक साइज जो है कंडक्टर की हम लोग डिफाइन करा रहे हैं। और यही हमें कौन सा लॉ बताता है, केल्विन्स लॉ गाइस। ठीक है, तो ऑप्शन D इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए पावर फैक्टर ऑफ अल्टरनेटिंग सर्किट इज व्हाट। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या पूछा गया, सिर्फ पावर फैक्टर पूछा गया। पावर फैक्टर हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, कॉस ऑफ फाई से। कॉस ऑफ फाई मतलब क्या होता है, एक्टिव पावर
जो कि हम लोग किस में मेजर करते हैं, वी आई कॉस ऑफ फाई, कुछ इस तरीके से लिखते हैं, करेक्ट, ठीक है, और डिवाइडेड बाय अपैरेंट पावर, जिसको हम लोग किस तरीके से किस में मेजर करते हैं, वी आई, ठीक है, वी आई से वी आई कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में वैल्यू क्या है कॉस फाई की, जो कि होता है हमारा पावर फैक्टर। पावर फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस कॉस फाई को हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, काफ़ी बार आर बाई जेड का भी हम लोग इसको मेंशन करते हैं, ठीक है, आर बाई जेड भी हमारा पावर फैक्टर रहता है। तो इंपॉर्टेंट है गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस कि एक्टिव पावर हम लोग किस में मेजर करते हैं, किलो वाट में, मेगा वाट में या फिर वाट में हम लोग मेजर करते हैं। अपैरेंट पावर हम लोग किस में, वी ए में मेजर करते हैं, के वी ए में मेजर करते हैं, एम वी ए में मेजर करते हैं, ठीक है। जब हम लोग किलो वाट को के वी ए से या फिर वाट को हम लोग वोल्ट एम्पियर से डिवाइड करते हैं तो अब हमारे पास में आता है पावर फैक्टर। इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। और ये फाई क्या रहता है इसमें, इस फाई का ये रहता है हमारा एंगल बिटवीन वोल्टेज और करंट के बीच का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जब हमें कॉस फाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा, दैट मीन्स पावर फैक्टर का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब हम लोग एक्टिव पावर को अपैरेंट पावर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ सिग्नल शोन इन द गिवन इमेज। सिंपल है गाइस, ठीक है, यहाँ पे कुछ सिग्नल हमारे पास में शो किया गया है, ओके, यहाँ पे सिग्नल बताया गया हमें, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो ऑड सिग्नल रहता है, ठीक है, ऑड सिग्नल रहता है वो असिमेट्रिकल रहता है, ठीक है, असिमेट्रिकल रहता है अबाउट वाई एक्सिस। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे 3 सिग्नल है, कुछ इस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है, और ये हमारे वाई एक्सिस के अराउंड। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये सिमेट्रिकल है क्या, यहाँ पे इस तरीके से रहता तो ये हमारा इवन सिग्नल बन जाता था, ठीक है, बट ये हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, हमारा असिमेट्रिकल। जैसे हमने एक ग्राफ बताया था सिग्नल्स इन सिस्टम का, ये हो गया हमारा ऑड सिस्टम का, ठीक है। इवन सिस्टम का हमारा ये इस तरीके से भी हो सकता है, या फिर हम लोग इस तरीके से एक डिफरेंट ग्राफ भी हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे जो सिग्नल मेंशन किया गया ये हो गया हमारा ऑड सिग्नल, ठीक है। अब ध्यान में रखिएगा जी, वाई एक्सिस गिवन है एक्स ऑफ एन का, इसके अराउंड ये हमारे डिस्क्रीट सिग्नल्स है, ठीक है, 1 2 3, और यहाँ पे हमारे पास में डाउनवर्ड जा रहे हैं, ठीक है, और ये असिमेट्रिकल है अराउंड दिस वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑड सिग्नल। अगर हमारा सिमेट्रिकल रहता तो ये कुछ इस तरीके से रह सकता, ठीक है, तो हम लोग उस केस में हम लोग इवन सिग्नल कह सकते थे। और अगर ये सेम कंडीशन ऐसी रहती थी, ठीक है, ठीक है, तब हम उसको कह सकते थे इवन सिग्नल। बट यहाँ पे जो नेचर ऑफ सिग्नल यहाँ पे हमारे पास दिखाया गया वो है हमारा ऑड सिग्नल। आपको उसको देखते ही पहचानते आना चाहिए। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, द कॉस्ट ऑफ फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन इज मिनिमम इन। जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट रहेगी, फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन की मिनिमम किस कंडीशन में रहेगी, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में। क्योंकि आपको पता ही होगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का जो डैम रहता है, ठीक है, ये मान लो यहाँ पे डैम है, ठीक है, इस केस में हमारे पास में पेन स्टॉक वगैरह रहता है और यहाँ पे हमारे पास में टर्बाइन रहता है, ठीक है। ये हो गया हमारा डैम, ठीक है, और ये हो गया हमारा वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में फ्यूल की ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, फ्यूल क्या है, फ्यूल मतलब हमारे पास में पानी, ठीक है। हमारे पास में सिर्फ वाटर है, यहाँ पे वाटर का जो काइनेटिक एनर्जी है एक पर्टिकुलर हाइट पे जो हम लोग इसको स्टोर करके रखे, उसका ही हमारे पास में एज हम लोग इसको मीडियम यूज़ कर रहे हैं, सो दैट हम लोग इस पेन स्टॉक में से, इस हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में से हम लोग पानी को रन करके उसके प्रेशर से हम लोग उसके काइनेटिक एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और इसी का जो इनिशियल कॉस्ट है, अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन हम सबसे कम है, मिनिमम बोला गया है, और इसकी अगर इनिशियल कॉस्ट पूछी गई, दैट मीन्स लागत, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा रहती है, वो काफ़ी हाई रहती है। ये दोनों भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसकी लागत जो है काफ़ी हाई रहती है, बट उसका जो इनिशियल कॉस्ट है वो काफ़ी कम रहता है, ठीक है। इसका जो फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो हमारा कम रहता है। बट अगर आपको थर्मल पावर प्लांट पूछा गया, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट, तो उस केस में इनिशियल कॉस्ट लो रहती है, बट उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो हाई रहता है, ठीक है। दोनों भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, नेग्लेक्टिंग द सैचुरेशन इफ द करंट टेकन बाय सीरीज मोटर इज इंक्रीज फ्रॉम 10 एम्पियर टू 12 एम्पियर, परसेंटेज इंक्रीज इन द टॉर्क विल बी। अगर हम लोग सैचुरेशन को निगलेक्ट करते हैं और हमारा करंट जो है सीरीज मोटर द्वारा ड्रॉ किया गया वो हमारा इंक्रीज होता है बिटवीन 10 एम्पियर। पहले वो 10 एम्पियर करंट ले रही थी, अब वो 12 एम्पियर का करंट ले रही है। तो परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ उसके टॉर्क में, जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना इंक्रीज होगा, ये हमें पूछा गया। अगर हम लोग सैचुरेशन को निगलेक्ट कर देते तो आपको पता होना चाहिए डीसी मशीन में जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहता है, जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल रहता है, वो हमारा फ्लक्स के प्रोपोर्शनल रहता है और आर्मेचर करंट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो डीसी सीरीज मोटर में क्या होता है, सीरीज मोटर में मतलब क्या है, जो फ्लक्स, देखिए ये हो गया हमारा फील्ड और ये हो गया हमारा आर्मेचर,
ये हमारे सीरीज़ में कनेक्टेड है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है हमारे स्क्वायर ऑफ करंट, ठीक है। सीरीज मोटर में फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहता है, आर्मेचर करंट से। आई जो हमारा करंट इसमें से फ्लो हो रहा है आर्मेचर करंट, दैट मीन्स टॉर्क हम लोग किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर सकते हैं, आई का स्क्वायर, ठीक है। आई स्क्वायर से हम लोग इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग सैचुरेशन निगलेक्ट करते हैं तो टी ए विल बी आई स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर अगर हम लोग डीसी सीरीज मोटर में सैचुरेशन कंडीशन जो निगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो टॉर्क जो है हमारा आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल में रहेगा, ठीक है। तो टॉर्क जो है इसको फ्लक्सेस को सैचुरेट होने से हमारी कंडीशन को हम लोग निगलेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग सिंपली टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई लिख सकते हैं, ठीक है। तो T1 डिवाइड बाई 2 T2 ये कंडीशन हो जाएगी हमारे 10/12 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से इस कंडीशन को हम लोग मेंशन कर सकते हैं, ओके। तो इसको अगर हम लोग फुलफिल करते तो T2 क्या हो जाएगा, T2 विल बी 1.44% ऑफ T1, ठीक है। दैट मीन्स ये जो T2 टॉर्क है, ये नया वाला टॉर्क है, न्यू टॉर्क, ये हमारे 44% से हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको यहाँ पे नोट करना होगा कि हमने सैचुरेशन निगलेक्ट करके रखा है, दैट मीन्स जो फ्लक्सेस के द्वारा सैचुरेशन हो रहा है उसको हम लोग निगलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग टॉर्क को ले रहे हैं डायरेक्ट स्क्वायर ऑफ आर्मेचर करंट। दैट मीन्स ये जो आर्मेचर है इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो हम लोग उसको स्क्वायर ऑफ करंट ले रहे हैं। और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो हमारा पहले वाला टॉर्क था, दूसरा वाला टॉर्क, पहले करंट कितना हमारा लेती थी 10 एम्पियर्स और नेक्स्ट करंट कितना हमारा 12 एम्पियर्स का, ठीक है। इसका स्क्वायर हम लोग निकालते हैं 100/144 आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग T1/T2, तो जो रेशियो बन रहा है हमारा वो बन रहा है T2 विल बी इक्वल्स टू 144, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए T2 इज इक्वल्स टू 1.44 टाइम्स T1, इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। जो 44 आ रहा है 0.44, तो 44% से हमारा ये टॉर्क इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। बढ़ते अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16, द इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ। देखिए गाइस काफ़ी बार एग्जामिनेशन में ये लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन के आपके क्वेश्चन बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान में रखना होगा। इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म रहेगा 1/s का, वो रहेगा हमारा 1, ठीक है, फॉर जब हमारा t ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 रहेगा और 0 t लेस दैन इक्वल्स टू 0 रहेगा, इस कंडीशन के लिए रहता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब हमारा t ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 और 0 रहेगा, या फिर हम लोग t लेस दैन इक्वल्स टू 0, इस कंडीशन के लिए हमारा लैपलास ट्रांसफॉर्म अगर हम लोग लेते हैं इस केस में, ठीक है, तो वो रहेगा हमारा एज 1/s का t। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर रहेगा, 1 फॉर t इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 और 0 या फिर t लेस दैन इक्वल्स टू 0, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म पूछा गया, लैपलास ट्रांसफॉर्म का इनवर्स कैसे कर लेते हैं हम लोग, देखिए एफ ऑफ टी अगर हमने निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, लैपलास इनवर्स ऑफ जो हमारे पास में ये गिवन है एफ ऑफ एस, इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला का चार्ट है, मैं आपको एक प्रोवाइड करा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप पढ़ के जाइएगा, काफ़ी बार उसमें से क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी ट्रांसमिशन इज डन बाय द डैश सिस्टम। जो प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है वो हमारे 3 वायर सिस्टम से हमारा ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। प्राइमरी ट्रांसमिशन की बात करते हैं 3 फेज 3 वायर, ये क्वेश्चन में पूछा गया। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, 3 फेज 4 वायर से हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये जो होता है हमारा 3 फेज 4 वायर से होता है, क्योंकि फोर्थ वाला जो वायर रहता है वो हमारा न्यूट्रल के लिए रहता है गाइस, ठीक है, फोर्थ वाला न्यूट्रल। बट यहाँ पे प्राइमरी ट्रांसमिशन जो पूछा गया है, देखिए ये जो हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन है इस केस से, ठीक है, वो जो है हमारा 3 फेज 3 वायर से हम लोग जनरली करते हैं। और उसका प्राइमरी ट्रांसमिशन का वोल्टेज कितना रहता है, 11 kV से 11 kV से हम लोग 132 kV या फिर 220 kV या फिर 400 kV के बीच में भी हम लोग इसका प्राइमरी ट्रांसमिशन करते हैं। जब जनरेटिंग स्टेशन से पावर जनरेट होती है उसके बाद में इसको स्टेप अप करके जो वोल्टेज रहता है वो रहता है हमारा 132, 220 या फिर 400 kV। ये आपको ध्यान में रखना होगा, चार्ट जो मैंने मेंशन करके रखा है इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ अ सेवरल सिस्टम्स आर गिवन बिलो। कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना होगा। तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मार्जिनल स्टेबल क्या होता है, अनस्टेबल और स्टेबल क्या होता है। देखिए जब हमारे रूट्स रहते हैं क्लोज कंट्रोल सिस्टम के, जब हमारे लेफ्ट प्लेन में रहते हैं, लेफ्ट प्लेन में रहते हैं तो वो हमारा रहता है स्टेबल, ठीक है। मार्जिनली स्टेबल सिस्टम में क्या होता है, जब हमारा लीनियर टाइम इन्वेरेंट सिस्टम रहता है, जब हमारा उसको हम लोग कह सकते हैं क्रिटिकली या फिर मार्जिनली स्टेबल है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, आउटपुट जो रहता है हमारा अनडैम्प्ड रहता है और वो सस्टेन्ड ऑस्ट्रेलेशन हम लोग उसको कह सकते हैं, ठीक है।
तो जब वो पोल्स यहाँ पे जीरो पे यहाँ पे इस क्रॉसिंग पे रहते हैं तो हम लोग उसको मार्जिनली स्टेबल कह सकते हैं। जब वो पोल्स कुछ राइट हैंड साइड में रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं अनस्टेबल, ठीक है। जब लेफ्ट हैंड साइड में रहते हैं तो वो स्टेबल रहते हैं, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास में कंडीशंस क्या है, हमारे पास में सिस्टम गिवन है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको मार्क कर देते हैं, ठीक है। हम लोग देखिए यहाँ यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, दैट मीन्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हम लोग बनाएंगे S1 प्लस S2 का, जो रूट्स है हमारे वो है हमारा -1 और -2। एस प्लेन में अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे -1 -2 -3 आएगा, ठीक है। तो एक रूट हमारा या एक जो है हमारा रूट यहाँ पे एक पोल जो है हमारा इस केस में आएगा, जो एक रूट है -1 पे हमारा, एक दूसरा रूट जो है हमारा -2 पे। तो हमने यहाँ पे मैंने क्रॉस करके मैंने मेंशन करके रखा है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड एस प्लेन में है, तो ये हमारा हो गया सिस्टम स्टेबल, ठीक है। S1 जो होगा हमारा स्टेबल सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग मार्क करके रख दे स्टेबल सिस्टम, ठीक है। S2 क्या है हमारे पास में -6 -4 और 7। देखिए इस केस में क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके से 1 2 3 4। देखिए यहाँ पे क्या आएगा रूट 5 और ये हो गया हमारा 6, ठीक है। ये हो गया हमारा 6 इस केस में आएगा, और यहाँ पे हमारा +7, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 और एक यहाँ पे रूट इस तरीके से रहेगा, ठीक है। S = 7 यहाँ पे रहेगा, S = -4 और S = माइनस यहाँ पे 6 रहेगा, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास में ये सिस्टम जो रहेगी, देखिए इस केस में दो है हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे एक स्टेबल है, ठीक है, और एक जो हमारा राइट हैंड साइड में जो अनस्टेबल है, ठीक है। तो इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं अनस्टेबल सिस्टम। ये S2 वाले सिस्टम को अनस्टेबल सिस्टम हम लोग मार्क करेंगे, ठीक है। और थर्ड सिस्टम जो है हमारी S3 = -2 -2 -J3 +2 प्लस J3। इस सिस्टम के लिए देखिए यहाँ पे हमारे पास में इमेजिनरी एक्सिस भी यहाँ पे आता है, ठीक है। वाई एक्सिस के लिए यहाँ पे हम लोग इसको, ये इमेजिनरी एक्सिस होता है हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास में S जो आएगा ये कुछ इस तरीके से आएगा -2 + J3, ठीक है, -2 + J3, ठीक है, इस तरीके से। और एक यहाँ पे हमारा एक रूट यहाँ पे आएगा -2 पे इस कंडीशन में, और यहाँ पे हमारे पास एक ये कंडीशन रहेगी -2 -J3। ये एक हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे आता है, ये हो गया 0। अब इस केस में जो एक पेयर है नॉन रिपीटेड रूट्स की जो लोकेटेड है हमारे इमेजिनरी एक्सिस पे, ठीक है, ये हो गया हमारी इमेजिनरी एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस केस में इस सिस्टम को हम लोग कहेंगे मार्जिनरी स्टेबल सिस्टम गाइस, ठीक है। तो इस केस में इस पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। S1 जो सिस्टम है हमारी स्टेबल है, S2 अनस्टेबल है और S3 जो है मार्जिनरी स्टेबल है। आपको कंट्रोल सिस्टम के जब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे वहाँ पे और आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब आप फिलहाल के लिए आप ध्यान में रख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम डेरिवेटिव कंट्रोलर हैज़ अ आउटपुट प्रोपोर्शनल टू। देखिए फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में जो डेरिवेटिव कंट्रोलर रहेगा उसका आउटपुट किसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनल रहेगा, वो रहेगा हमारा DE/DT के बराबर, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमारा डिपेंड करता है टाइप ऑफ कंट्रोलर पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, अगर हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव कंट्रोलर लगा रहे हैं तो आउटपुट इसका प्रोपोर्शनल रहेगा DE/DT पे, ठीक है। और इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ E ऑफ -2t सिंपल है। e⁻2 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा, लैप्लास ऑफ e⁻, देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, लैप्लास ऑफ e⁻⁻at विल बी इक्वल्स टू 1/, यहाँ पे माइनस है ये ध्यान में रखिएगा, तो क्या करना है s + a, ठीक है। अगर प्लस आता है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। तो a क्या हो गया हमारा, ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास में एक सिस्टम क्या है, f ऑफ t है हमारे पास में e⁻²2t, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखिएगा 1/, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे आ जाएगा हमारा, नेगेटिव इंटीजर -2, तो हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे s प्लस हम लोग यहाँ पे 2 करेंगे, ठीक है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन बी 1/s + t। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन हमें यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। काफ़ी बार आपको गाइस ध्यान में रखना होगा कि जैसे cos ऑफ ω0t u ऑफ t का आपको ये पूछा गया था लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो उस केस में s/s² + ω0², ये आपको ध्यान में रखना होगा। और साइन का पूछा गया था ω0/s² + ω0², ये आपको दो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको ध्यान में रखना होगा। इसका जो चार्ट है आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैं आपको मेंशन करा दूंगा हमारे चैनल पे, जो टेलीग्राम चैनल है। हम लोग वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड करेंगे सो दैट आपको उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। अ सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय 3dy/dt + 2y = u। व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। एक सिस्टम जो है हमारी 3dy/dt + 2y = u, तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या रहेगा इस सिस्टम का हमें पूछा गया, ठीक है।
और डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास में बताया गया। इसका हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं इस इक्वेशन का, तो हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू एस टाइम्स ऑफ वाई एस विल बी मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, या फिर हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए वाई ऑफ टी क्या हो जाएगा हमारा, वाई ऑफ एस, और यू ऑफ टी क्या हो जाएगा हमारा, यू ऑफ एस, ठीक है। तो दैट मीन्स देखिए डी वाई बाय डी टी को हम लोग एस वाई इंटू वाई ऑफ एस लिख सकते हैं, वाई ऑफ टी जो है हमारा वो हम लोग वाई ऑफ एस लिख सकते हैं, और यू ऑफ टी इज विल बी इक्वल्स टू यू ऑफ एस। तो इस केस का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग ट्रांसफर फंक्शन निकालना चाहते हैं, तो हम लोग इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, ठीक है, 3s, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ, देखिए डी वाई बाई डी टी को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, एस टाइम्स ऑफ वाई एस, ठीक है। तो 3 यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, तो हम लोग 3s टाइम्स ऑफ वाई एस लिखेंगे प्लस 2, देखिए 2y, वाई ऑफ टी का वैल्यू गिवन है, तो 2y ऑफ एस यहाँ पे आ जाएगा, कैपिटल वाई ऑफ एस, और स्मॉल यू ऑफ टी तो विल बी कैपिटल यू ऑफ एस, विल बी इक्वल्स टू यू जो है कैपिटल यू ऑफ एस यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ठीक है। वाई ऑफ एस को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ पे, वाई ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू 3s प्लस इस 2 को कॉमन निकाले, इस 3s इस 2 को कॉमन निकाले, तो विल बी इक्वल्स टू यू ऑफ एस, ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन हम निकाल पाएंगे, वाई ऑफ एस अपॉन यू ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 3s प्लस 2, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन बी में, ठीक है। वाई ऑफ एस अपॉन यू ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, 1 अपॉन 3s प्लस 2, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। देखिए इसके लिए आपको ये 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। डी वाई बाई डी टी हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, एस टाइम्स ऑफ वाई एस, वाई ऑफ टी विल बी वाई ऑफ एस कैपिटल, यू ऑफ टी विल बी इक्वल्स टू यू ऑफ कैपिटल एस, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये क्या होता है ट्रांसफर फंक्शन, ये हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, रेशियो ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, ठीक है, और उसमें इनिशियल कंडीशन 0 रहती है, ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। इफ एन एनर्जी मीटर मेक्स 10 रिवॉल्यूशन इन 100 सेकंड्स व्हेन अ लोड ऑफ 450 वाट इज कनेक्टेड टू इट, एक एनर्जी मीटर है जिसका जो रिवॉल्यूशन हो रहा है वो 10 रिवॉल्यूशन ले रहा है, ठीक है, 100 सेकंड में। जब हम लोग उसको 450 वाट का लोड लगाते हैं उसके ऊपर, तो मीटर कांस्टेंट रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर में कितना होगा, ये हमें पूछा गया, ठीक है। अगर हमारे इसमें टोटल लोड कितना है 450 वाट का गिवन है, ठीक है, टाइम कितना है 100 सेकंड्स का है, ठीक है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने ले रहा है 10 रिवॉल्यूशंस ले रहा है, तो एनर्जी सप्लाई हम लोग कितना करेंगे 100 सेकंड में, वो रहेगा हमारा 450 मल्टीप्लाइड बाय 100, देखिए 100 यहाँ पे गिवन है, सेकंड्स में हम लोग 3600 से इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3, तो ये आ जाएगा 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3 किलो वाट आवर, ठीक है। ये तो आ गया हमारी एनर्जी जो सप्लाई करेंगे हम लोग 100 सेकंड में, 100 सेकंड में हम लोग 12.5 इंटू 10⁻³ किलो वाट आवर हम लोग एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। और आपको पता है रिवॉल्यूशन कितना ले रहा है 100 सेकंड में, 10 रिवॉल्यूशन ले रहा है ये, ठीक है। ये जो डिस्क रोटेट होती है आपकी पुराने ज़माने के मीटर है, तो जो मीटर कांस्टेंट क्या रहेगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन डिवाइडेड बाय किलो वाट आवर, ठीक है। रिवॉल्यूशंस कितना है 10 डिवाइडेड बाय हम लोग किलो वाट आवर हमने निकाल लिया 12.5 इंटू 10⁻⁻3, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आता है 800 रिवॉल्यूशन पर किलो वाट आवर, ठीक है। तो ऑप्शन ए बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। दैट मीन्स जो मीटर कांस्टेंट रहेगा हमारा वो रहेगा हमारा 800 रिवॉल्यूशन पर किलो वाट आवर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। आइडेंटिफाई द स्टेबल सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। इसमें से स्टेबल सिस्टम हमें पूछी गई है, तो वो रहेगी हमारी s+1 इज इक्वल टू 0, सिंपल है, क्योंकि इसकी जो रूट है वो हो जाएगा हमारा s-1, ठीक है। s+1 इज इक्वल टू 0 है तो s विल बी इक्वल टू -1, और ये जो इसके जो रूट्स है वो हमारे लेफ्ट एस प्लेन में रहेगा, लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में रहेगा, तो इसलिए हम लोग इसको स्टेबल सिस्टम कह सकते हैं, ठीक है। और अगर इसके s-1 रहता था, ठीक है, तो s विल बी इक्वल टू 1 हो जाता, तो ये हमारे रूट्स कौन से इसमें आ रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे आ रहेगा था, ये राइट हैंड साइड में आ रहा है, और इसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं अनस्टेबल, ठीक है। तो ध्यान में रखिए s इक्वल टू माइनस लेफ्ट हैंड साइड है तो वो स्टेबल सिस्टम आता है, राइट हैंड साइड है तो हमारे रूट्स अगर राइट हैंड साइड में आते हैं तो एस प्लेन के, तो वो हमारे अनस्टेबल सिस्टम हम लोग उसको कहते हैं, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। द लॉजिक गेट विच प्रोड्यूसेस जीरो और लो लेवल आउटपुट व्हेन द वन और बोथ इनपुट्स आर 1 इज कॉल्ड। एक लॉजिक गेट आपको पता होगा जब हम लोग कुछ नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन देते हैं, जैसे 0 हो गया, 0 1 1 0 1 1, ये हमारे 2 इनपुट हो गया लॉजिक गेट के। इसके अकॉर्डिंगली हमारा आउटपुट क्या चेंज हो रहा है ये हमें हम लोग डिफाइन करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा आउटपुट। एक लॉजिक गेट है हमारा जो प्रोड्यूस कर रहा है 0
या फिर लो जब हमारे एक या फिर दोनों इनपुट 1 रहते हैं, उस केस में हम लोग करेंगे, उसको हम लोग कहेंगे नॉर गेट। गाइस देखिए, जब हमारा जो हमारा प्रोड्यूस कर रहे हैं 0, ठीक है, जब हमारे एक या दोनों भी उसमें से इनपुट 1 है, देखिए एक तो हमारा 0 या फिर दोनों भी 1 है, ठीक है, तो भी हमारा आउटपुट 0 कर रहा है, बट हमारा वो आउटपुट 0 0 की कंडीशन में 1 आ रहा है। और ये हमारा कौन सा गेट हमें प्रोड्यूस करा के देता है, नॉर गेट। नॉर गेट को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर गेट। ये नॉट है, नॉट और गेट, जिसको हम लोग कहते हैं नॉट प्लस और गेट को कंबाइन करके। और और गेट का ट्रूथ टेबल आपको पता होगा 0 1 1 1 इस तरीके से रहता है। मैंने हालांकि इसका जो टेबल है ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करा दिया लॉजिक गेट का, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। The characteristics equation of a system is 6s plus k is equals to 0. Determine the range of k for which system will be stable. देखिए एक कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हमारे पास में गिवन है 6s प्लस k इज इक्वल्स टू 0। तो हमें रेंज ऑफ k का, इस k का रेंज निकालना है जिस केस के लिए हमारी सिस्टम स्टेबल रहेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग राउथ हर्विट्स क्राइटेरिया से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो राउथ हर्विट्स क्राइटेरिया हम लोग कुछ इस तरह के लिखेंगे, एस टू पावर 1 है या फिर हाइस्ट पावर अपॉन एस टू पावर 0, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 6 0 k 0, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा जब हमारा k ग्रेटर दैन 0 रहेगा, ठीक है, जब हमारा k ग्रेटर दैन 0 रहेगा तब इस केस में हमारी सिस्टम हमारी स्टेबल रहेगी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके भी देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपके रूट्स आते हैं तो आपका वो स्टेबल सिस्टम रहेगा। तो देखिए विदाउट वो क्राइटेरिया भी आप उसको सॉल्व करके देख सकते हैं। जब हम लोग k का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 6s प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 0, 6s विल बी इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, s विल बी इक्वल्स टू -1/6। तो डेट मीन्स ये -1/6, दैट मीन्स हम हमारे जो रूट्स आ रहे हैं कुछ लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे हैं। तो हमारा सिस्टम जब हमारा k का वैल्यू ग्रेटर दैन 0 रहेगा, 0 से कोई भी ग्रेटर दैन वैल्यू अगर रहते हैं k के, तभी जाके तो हमारा ये -1/6 आ रहा है, तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है एस प्लेन के, तो जाके हमारा सिस्टम स्टेबल हो रहा है। तो इसलिए इस कंडीशन का हम लोग स्टेबल कर सकते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। डिटरमाइन द आउटपुट सी इन टर्म्स ऑफ ई। ये हमारा आउटपुट सी हमें फाइंड आउट करें इन टर्म्स ऑफ ई, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ दिस इनपुट ई। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारे सीरीज में कनेक्टेड है आउटपुट, ठीक है। जो आउटपुट है हमारा वो इनपुट मल्टीप्लाइड बाय हमारे ओवरऑल गेन, ये हो गया हमारा गेन 1, ये हो गया हमारा गेन 2, ठीक है। तो हमारा जो आउटपुट आएगा, ठीक है, सीरीज में होने के कारण हम लोग कुछ इस तरीके से मार्क कर सकते हैं, सीरीज में कास्केड कनेक्शन होने के कारण। तो हम लोग क्या मार्क करेंगे, सी विल बी इक्वल्स टू G1 मल्टीप्लाइड बाय G2 मल्टीप्लाइड बाय E, क्योंकि हमारे सीरीज में इन सबको मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था अगर आप इसको देखते हैं तो, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। द डिजिटल इक्विवेलेंट ऑफ अ इलेक्ट्रिक सीरीज सर्किट इज द। जो डिजिटल इक्विवेलेंट हमारा इलेक्ट्रिक सीरीज सर्किट का वो क्या रहता है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया, वो रहता है हमारा एंड गेट का, इस, ठीक है। एंड गेट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इलेक्ट्रिक सीरीज सर्किट का मतलब क्या होगा, ठीक है। देखिए ये एक हमारा स्विच है, ये हमारा हो गया दूसरा स्विच। मैं आपको समझा देता हूँ, ये यहाँ पे हम लोग बल्ब को एज्यूम कर लेते हैं। ये मान लो स्विच ए हो गया और ये स्विच बी हो गया। अब एंड गेट का ट्रूथ टेबल आपको पता होना जरूरी है, 0 0 0 1 1 0 1 1। एंड गेट के लिए जब हमारे दोनों भी इनपुट 1 रहते हैं तभी जाके हमारा आउटपुट 1 आते हैं, बाकी कंडीशन में 0 रहता है वो, ठीक है। ये तो आपको पता होगा एंड गेट का ट्रूथ टेबल, ठीक है। ये मान लो स्विच ए है और ये स्विच बी। अब ये बल्ब जो है ये हम लोग यहाँ पे ग्लो कर देते हैं, ठीक है। बल्ब हमारा कब ग्लो होगा, जब ये स्विच है इसको हम लोग क्लोज करेंगे। देखिए समझिएगा अच्छी तरीके से, जब हम लोग इसको स्विच करेंगे, ठीक है, ये देखिए अगर हम लोग इसी स्विच को क्लोज करते शॉर्ट करते, ठीक है, और इस स्विच को हम लोग ओपन रखते हैं, तब हमारा ये बल्ब ग्लो होगा कि ये मान लो यहाँ पे हमने सप्लाई दे दिया वी, ठीक है, प्लस माइनस, तब हमारे बल्ब ग्लो होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। जब हम लोग इस बल्ब को है, इस जो स्विच है हम लोग इसको क्लोज करते हैं, इसको हम लोग ओपन करके रखते हैं, तब सर्किट कंप्लीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ठीक है। बट जब हम लोग दोनों भी स्विचेस को क्लोज करके रखते हैं, S1 या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं A1 जो हमने मेंशन करे, A1 और B, ठीक है, जब दोनों भी हमारे क्लोज रहेंगे तभी जाके हमारा सर्किट क्लोज हो सकता है, ठीक है। और ये हमारे सीरीज सर्किट है, ठीक है, सीरीज में हमने 2 स्विचेस लगाए तभी जाके हमारा बल्ब जो है यहाँ पे ग्लो हो रहा है, ठीक है। ये हमें इसका पावर, हमें इसमें पावर यहाँ तक रीच हो पा रहा है, ठीक है। दैट मीन्स जब हमारे दोनों भी इनपुट हाई है
तभी जाके तो हमें हमारा आउटपुट, हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है। यही हमारा डिजिटल इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सीरीज सर्किट। इलेक्ट्रिक सीरीज सर्किट का डिजिटल इक्विवेलेंट वो हमारा एंड गेट रहता है। और अगर आपको इस साल पैरेलल पूछा जाता है तो सोचिएगा पैरेलल कैसा होगा, उस केस में हमारा आंसर आ जाएगा और गेट। देखिए पैरेलल में क्या होता है, ये दो स्विचेस है, ठीक है, और ये हो गया हमारा बल्ब मान लो, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे हमने वोल्टेज लगा दिया, वोल्ट, ठीक है, ठीक है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अगर आपने इनमें से कोई भी, अगर आपने ये स्विच क्लोज कर दिया, ये शॉर्ट हो गया, तो भी इसमें से करंट फ्लो होगा, या फिर अगर हमने ये स्विच क्लोज कर दिया तो भी इसमें से करंट फ्लो होगा, या फिर दोनों भी इसमें से स्विच क्लोज करते तो दोनों भी इसमें से करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। बट आप ध्यान में रखिएगा, जब हमारे दोनों भी ऑफ रहेंगे तभी हमारे जीरो रहेगा। दैट मीन्स हमारे चार कंडीशन बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1 0 एंड 1 1। तो इस केस में हमारे 3 कंडीशंस के लिए 1 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा 0 है। तो इस पैरेलल सर्किट के लिए हमारा और गेट का ये लॉजिक सर्किट गेट करेक्ट आंसर आ जाता है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। बट हमारे पास में सीरीज सर्किट पूछा गया तो इस केस में हमारा एंड गेट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों भी कंडीशन मैंने आपको समझा दिया, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। द किलोवाट आवर मीटर कैन बी क्लासिफाइड एज द डैश इंस्ट्रूमेंट। जो किलोवाट आवर मीटर है हम लोग किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, वो रहता है हमारा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। देखिए इंटीग्रेटिंग इसलिए कहता है क्योंकि वो टाइम के साथ वो काउंट करता है। जो हमारी पावर कंज्यूम करते हैं हम लोग वैट में, वो टाइम के साथ हम लोग जो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, क्या आता है, एनर्जी, ठीक है। जो हम लोग एनर्जी कंज्यूम करते हैं वो हमारा मीटर कौन सा रहता है, वो रहता है हमारा इंटीग्रेटिंग। अब हमारे पास इंडिकेटिंग मीटर कौन से रहते हैं, इंडिकेटिंग मीटर में हो गया मेरे वोल्ट मीटर, वैट मीटर या फिर एमीटर हो गए। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब जो स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर रहते हैं उसको हम लोग रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग में हमारा टाइम के साथ इंटीग्रेट हो रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं किलोवाट आवर मीटर को इंटीग्रेटिंग मीटर में कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द इनपुट पैटर्न ABC विल प्रोवाइड लॉजिक 1 आउटपुट फॉर द सर्किट गिवन बिलो, ठीक है। हमारे पास कौन से ऐसे कंडीशन में लॉजिक 1 हमें आउटपुट मिलेगा। ये गेट कौन सा हो गया आपका, और गेट हो गया, ठीक है, ये गेट हो गया हमारा एंड गेट, ठीक है। इस केस के लिए हमें एंड गेट के लिए यहाँ पे C का तो 1 होना ही ज़रूरी है, ठीक है। बट यहाँ पे A या B में से 0 1 या फिर 1 0 दोनों भी चलता है, ठीक है। तो ऑप्शन C जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। मान लो और गेट में इसमें से कोई भी हमारा वैल्यू 1 है, ठीक है। A का वैल्यू समझ लो यहाँ पे 1 है, इसका B का 0, बट हमें आउटपुट क्या मिलेगा 1। और C का तो हमारा कॉन्स्टेंट है कि ये 1 होना ही होना है, क्योंकि ये 1 और ये 1 A एंडेड विथ A, दैट मीन्स 1 एंडेड विथ 1 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1। तो हमारा आउटपुट 1 आ जाएगा। तो इस केस के लिए हमारा करेक्ट आता है। दोनों भी कंडीशन के लिए देखिए यहाँ पे जो तीनों भी कंडीशन है, ठीक है, जो C है हमारा C, इस केस में तीनों भी कंडीशन के लिए यहाँ पे 0 है। जब हमारा कोई भी 1 एंडेड विथ 0 0 एंडेड विथ 1, ठीक है, इस केस में हमारा आउटपुट 0 ही आएगा। दैट मीन्स इस एंड गेट के लिए तो हमारा C जो इनपुट है वो हमारा 1 होना काफ़ी ज़रूरी है, ये 1 होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तभी जाके तो हमें आउटपुट मिलेगा। और हमारा सिर्फ ऑप्शन C में ऐसा गिवन है तो ऑप्शन C हम लोग डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे ट्रांसफर फंक्शन पूछा गया इस गिवन नेटवर्क का। काफ़ी सिंपल से नेटवर्क है, काफ़ी बार ये एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इस केस में हमारे पास में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और इसके पैरेलल में हमारा एक कैपेसिटर हमारे पास कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम लोग केवीएल लगाते इस इक्वेशन में, तो हमारा क्या आ जाएगा, VI ऑफ S माइनस R इंटू I ऑफ S माइनस 1/CS इंटू I ऑफ S विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। VI ऑफ S विल बी इक्वल्स टू, देखिए ये क्या हो जाएगा, IS ऑफ, इसमें हम लोग I ऑफ S को कॉमन निकाल लेते हैं, वो हमारा क्या आ जाएगा, R प्लस 1/CS। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज V0 हम लोग किस तरीके से निकाल पाएंगे। V0 ऑफ S लैप्लास ट्रांसफॉर्म में ले रहे, इसलिए वो हो जाएगा 1/, इसके अक्रॉस में कैपेसिटर के अक्रॉस में कितना वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म में जो कैपेसिटर रहता है गाइस, ये आप ध्यान में रखिएगा, ये आप कन्फ्यूजन मत होना कि V ऑफ S को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं। ये C जो है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1/CS लिखते हैं, ठीक है। इंडक्टर को हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे इंडक्टर हो गया, ठीक है, इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं LS, ठीक है। ये चार्ट है, इंपॉर्टेंट है। और रेजिस्टेंस को हम लोग सिर्फ R ही लिखते हैं। ये चार्ट भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप हर चीज़ जो मैंने सेशन में बोली आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको सारी चीज़ें टू द टाइम आपको PDF में प्रोवाइड करा दूंगा। जो आपको मैं चार्ट्स आपको यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें भी दिक्कत आ रही है आपको, ठीक है। तो इसके अक्रॉस में वोल्टेज क्या हो जाएगा, V0 ऑफ S 1/CS हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, V0 ऑफ
एस इज इक्वल टू 1 अपॉन सी एस इंटू आई ऑफ एस, ठीक है। ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। जब हम लोग ये वी नॉट का वैल्यू है इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, वी नॉट अपॉन आई नॉट, ये हम लोग इसको निकाल पाएंगे, ठीक है। हमें ट्रांसफर फंक्शन ही पूछा गया, दैट मीन्स वी नॉट और आई नॉट का ही वैल्यू पूछा गया, दैट मीन्स वी नॉट ऑफ एस, तो ये हमारे पास वैल्यू गिवन है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ ट्रांसफर फंक्शन हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, आई होप आपने अभी तक देख लिया होगा, ठीक है। वी नॉट ऑफ एस अपॉन वी आई ऑफ एस, ठीक है। तो वी नॉट ऑफ एस का हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए इसमें हमने अभी यहाँ पे निकाल लिया, वी नॉट ऑफ एस विल बी 1 अपॉन एस सी मल्टीप्लाइड बाय वी आई ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस 1 अपॉन सी एस, ठीक है। सी एस आ जाएगा यहाँ पे। तो इस केस में इसका ट्रांसफर फंक्शन है क्या, 1 अपॉन आर सी अपॉन एस प्लस 1 अपॉन आर सी, इन दोनों को सिंप्लीफाई करते तो, ठीक है। तो इस केस में अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके कुछ 3 से 4 क्वेश्चंस कॉमनली पूछे गए हुए हैं, ठीक है। जैसे एक सीरीज़ में रेजिस्टेंस है, उसके पैरेलल में कैपेसिटर कनेक्ट है, इसका ट्रांसफर फंक्शन पूछा गया। इस तरीके से काफ़ी 2-3 कॉमन से क्वेश्चन है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपका इस तरीके से आपको अगर आपमें डिफिकल्टी जाती है तो आपको डायरेक्टली वो क्वेश्चन आपको पता रहे कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो रिपीटेडली पूछे जाते हैं करके। तो ये थे गाइस हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम लोग 30 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। 2018 में जो जूनियर एग्जीक्यूटिव के में क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे वो अभी तक हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आशा करता हूँ आपको आज का सेशन समझ में आया। जो मैंने आपको नॉन टेक्निकल की सीरीज बताई थी, यहाँ पे आप क्लिक करके इसको देख सकते हैं। हमारे चैनल कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू उसको यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक को जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक बताई उस पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।